हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। आज हम लोग मध्य प्रदेश इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण वंश और जो भारत के इतिहास में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है उसका नाम क्या है? गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, तो आज हम इस वंश को कंप्लीट करेंगे। लास्ट लेक्चर आपने देखा था उच्चकल पर परिव्राजक वंश का था, है ना? इसका उत्कल्प और परिव्राजक वंश का। और आज हम लोग देखने वाले क्या, गुर्जर प्रतिहार वंश। इसमें केवल हम लोग शासकों के प्रमुख कार्य, उनके द्वारा लड़े गए युद्ध और किन अभिलेखों से इनकी जानकारी प्राप्त होती है और कौन कौन से राजाओं ने अपनी राजधानी परिवर्तन किया, इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देख लीजिए, इसी किताब से पूरा कंटेंट लिया गया, गुर्जर वंश का गौरवशाली इतिहास। ठीक है, और साथ में मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी की किताब है, ठीक है, उससे कंटेंट लिया गया है। ठीक, और भारत एक कोश, भारत खोज, आपने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब पढ़ी होगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के, उन्हीं की वेबसाइट से ये कंटेंट लिया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का हमारा लेक्चर, गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, देखो यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, जो गुर्जर प्रतिहार वंश थे इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ठीक है, तो इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? उज्जैनी से हुई थी। कहाँ से? उज्जैनी से हुई थी। अब देखते हैं कब इनकी उत्पत्ति हुई। तो 8वीं शताब्दी के आरंभ में गुर्जर प्रतिहार वंश की एक शाखा मालव की शाखा बन गई, मालवा की शाखा बन गई। अब कल मैंने आपको परसों के दिन आपको लेक्चर मैंने बताया था कि मालवा के पठार का नाम मालवा क्यों पड़ा, है ना? बताइए क्यों पड़ा था। ठीक है, अब देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंशों के बारे में जानकारी हमको किन किन स्रोतों से प्राप्त हो रही। तो ऐतिहासिक स्रोत तीन टाइप के होते हैं, एक पुरातात्विक, यात्री वृत्तांत और साहित्य। इन तीन माध्यमों से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। उसी में सबसे पहला देखते हैं हम लोग पुरातात्विक स्रोत। सबसे पहले तो गुर्जर प्रतिहार वंशों के किसके, गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक थे उनके ताम्रलेख प्राप्त हुए। ठीक है, ताम्रलेख, सागरताल। ठीक है, सागरताल एक अभिलेख है। कौन सा? सागरताल। ठीक है, ग्वालियर प्रशस्ति भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, राजा, राजा वर्मलाट का अभिलेख, इसका राजा वर्मलाट का अभिलेख से भी गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी मिलती है। जोधपुर अभिलेख, ठीक है, घटियाला अभिलेख और प्रतापगढ़ के शिलालेख, इन सब पुरातात्विक स्रोतों से इसकी जानकारी प्राप्त होती है, गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी प्राप्त होती है। अब साहित्यिक स्रोत देख लेते हैं कौन कौन से। बहुत ज्यादा आईएमपी है। ठीक है, कैसे आईएमपी? आप जब पीवाईक्यू देखेंगे एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप उनमें देख लेंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, साहित्यिक स्रोत, हरवंश पुराण, इसकी रचना किसने की है? जिनसेन। इससे भी किसकी जानकारी मिलती है? गुर्जर प्रतिहारों की। काव्य मीमांसा, बाल भारत, इसकी भी रचना किसने की है? जिनसेन ने। प्रभावक चरित्र किसने लिखी? चंद्र प्रभु सूरी ने लिखे हैं। ठीक है, चंद्र प्रभु सूरी ने लिखी, इससे भी जानकारी मिलती है। तिलक मंजरी किसने लिखा? धनपाल ने लिखा है। धनपाल किसका दरबारी था? वाकपति मुंज परमार वंश के जो शासक थे उनका, उनके समकालीन था, लेकिन राजा भोज के प्रमुख दरबारी थे। कौन? धनपाल। और ये कौन थे? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, वहीं राजतरंगिणी, ठीक है, राजतरंगिणी, इसकी रचना किसने की? कलहड़ ने। इससे भी जानकारी मिलती किसकी? गुर्जर प्रतिहार वंश की। साथ में प्रभास खंड, प्रभास खंड किसका हिस्सा है? स्कंद पुराण का एक पार्ट है प्रभास खंड। इससे भी गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी प्राप्त होती है। साथ में जयनायक भट्ट द्वारा रचित एक किताब है पृथ्वीराज विजय। ठीक है, इससे भी आपको जानकारी किसकी मिलेगी? गुर्जर प्रतिहार वंश की। और इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? उज्जैन। और बाद में इनकी राजधानी क्या बनी? कन्नौज। ठीक है, किस प्रकार कन्नौज बनी? त्रिपक्षीय संघर्ष के पश्चात इनकी राजधानी कन्नौज बनी। ये सब हम भी आगे देखेंगे। चलो देख लेते हैं प्रमुख शासक कौन कौन है। सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र, आपने हरिश्चंद्र की कथा तो सुनी होगी। इसके पश्चात नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, महीपाल, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल और राजपाल। इतने जो 11 शासक है, इनका हम लोग पृथक पृथक विवरण पढ़ेंगे। इनके द्वारा कौन कौन से युद्ध
जीते गए या लड़े गए, उन सब चीज और किन 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 राजाओं के द्वारा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए इत्यादि विषयों के हम लोग अध्ययन करेंगे इस लेक्चर में। चलो देखते हैं सबसे पहले हरिवंश। हरि हरिश्चंद्र सॉरी, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। 6वीं शताब्दी के मध्य में जोधपुर के निकट इसकी स्थापना की थी। कहाँ पे? जोधपुर। अब जोधपुर कहाँ पर है? ठीक है, राजस्थान में आता है जोधपुर। ठीक है, कहाँ पे? राजस्थान में आता है। तो यहाँ पर इन्होंने किसकी स्थापना की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। इसके चार पुत्र हुए। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर अपना प्रशासन कार्य को संचालित किया। तो इनकी जो एक शाखा जो आई, मालवा में आके बस गई। कहाँ पे? मालवा में। ठीक है। और किसने स्थापना की थी? नागभट्ट प्रथम ने मालवा शाखा की स्थापना की थी गुर्जर प्रतिहार वंश की। ठीक है, कब की थी? 730 ईस्वी में की थी। ठीक है। अब देखो हरिवंश, ठीक है, हरिश्चंद्र के चार पुत्रों में से एक है ये। ठीक है। प्रतिहारों की उज्जैनी शाखा की स्थापना की थी किसने? नागभट्ट प्रथम ने। और नागभट्ट प्रथम ने गुजरात से लेकर के ग्वालियर तक विशाल साम्राज्य की स्थापना की एवं अरबों के आक्रमण से प्रदेश की क्या की थी इन्होंने? रक्षा की थी। यानी कि अरब आक्रमण से अपने राज्य को सुरक्षित किया था। और इसे क्या बताया था? मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। किसको? नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। अब इनके द्वारा लड़े गए युद्ध कौन कौन से? अरबों पर विजय। सबसे पहले अरब द्वारा जीते गए क्षेत्र क्रमशः कौन कौन से थे? सिंध को विजित किया इन्होंने, गुजरात विजित किया, काठियावाड़ विजित किया और मालवा विजित किया। ठीक है, किसने? नागभट्ट प्रथम ने। यानी कि प्रतापी राजा था कौन? नागभट्ट प्रथम। अब राष्ट्रकूटों से लेकिन ये पराजित हुए। ठीक है, नागभट्ट को मालवा के दक्षिण में स्थित उसके, ठीक है, उसके पड़ोसी नरेश दंती दुर्ग से क्या होना पड़ा? पराजित होना पड़ा। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने की थी। उनकी राजधानी क्या थी? मान्याखेत। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर। तो ये इनके द्वारा जो नागभट्ट थे उनके द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए? अरबों पर विजय, राष्ट्रकूटों के अंत में पराजित हुए। इसके पश्चात इनके दो पुत्र थे। कौन कौन से पुत्र थे? एक का नाम कक्कुक, ठीक है, लिख लीजिए, कक्कुक या कुक्कुक लिख सकते हैं आप। ठीक, और दूसरे का नाम क्या था? देवराज। देवराज का पुत्र कौन हुआ? वत्सराज। ठीक है, देवराज का पुत्र कौन हुआ? वत्सराज। और वत्सराज ही 1778 में, सॉरी 778 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या बनता है? राजा बनता है। जैन ग्रंथ कुवल माल, ठीक है, जैन ग्रंथ कुवल माल और हरिवंश पुराण के अनुसार वत्सराज 778 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। और यह एक शक्तिशाली शासक था जिसने उत्तर पूर्वी भारत पर आक्रमण किया। कहां पर? उत्तर पूर्वी भारत पर आक्रमण कर दूर दूर तक अपने राज्य का क्या किया? विस्तार किया। किसने? वत्सराज ने। बहुत ही आईएमपी है। ठीक है, वत्सराज किसके पुत्र थे? देवराज के पुत्र। ठीक है, और देवराज किसका पुत्र था? नागभट्ट प्रथम का पुत्र था। ठीक है, अब देखो वत्सराज पहला शासक था जिसने कन्नौज प्राप्ति के लिए त्रिपक्षीय या त्रिकोणीय संघर्ष में क्या लिया? भाग लिया एवं पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। जो पाल वंश का शासक था, जिस पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। ठीक है, गोपाल के पश्चात कौन राजा बनेगा? धर्मपाल। तो वत्सराज किसको पराजित करेगा? धर्मपाल को पराजित करता है। साथ में राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से पराजित हुआ, लेकिन अंततः किससे पराजित हुआ? राष्ट्रकूट नरेश से पराजित हुआ, जिसकी जानकारी कुवलमाल और हरिवंश पुराण से मिलती है, जो मुख्यतः कौन से साहित्य है? जैन साहित्य है। ठीक है, ध्रुव से पराजित होने के पश्चात जालोर से इन्होंने अपने शासन का संचालन किया। कहाँ से? जालोर से इन्होंने अपने शासन का संचालित किया। इसके पश्चात जो इनका पुत्र था नागभट्ट द्वितीय, और नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार वंश का गद्दी पर आसीन होगा। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय कब से कब तक के? 805 से लेके 833 ईस्वी तक शासन करता है ये। ठीक है, वत्सराज के पश्चात उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार शासक बना। अपने राजवंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया, क्योंकि राष्ट्रकूटों ने इन्हें दो बार पराजित कर दिया था। सबसे पहले नागभट्ट प्रथम को पराजित किए और फिर वत्सराज को पराजित किए। विभिन्न अभिलेखों के अनुसार उसने
आंध्र, सैंधव, विदर्भ, कलिंग के नरेशों को पराजित किया। ठीक है, आंध्रा के राजा को पराजित किया, सैंधव के राजा को पराजित किया, विदर्भ के राजा को पराजित किया और साथ ही कलिंग के राजाओं को भी इसने पराजित किया। तो इस इनके राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ पर था? उत्तर में मत्स्य तक के था, पूर्व में वत्स तक के था और पश्चिम में तुरुस्क तक के इनका शासन विस्तार था। ठीक है, और यह त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल एवं राष्ट्रकूटों के विरुद्ध इन्होंने युद्ध किए। कन्नौज की सत्ता के लिए उसका संघर्ष पाल शासकों एवं दक्षिण के राष्ट्रकूटों से हुआ। साम्राज्य विस्तार की जानकारी। अब नागभट्ट द्वितीय के साम्राज्य विस्तार की जानकारी किस किस से मिलती है? संजन ताम्र लेख से मिलती है, ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है और बुच काला अभिलेख से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, कहाँ से? संजन का ताम्र अभिलेख, ग्वालियर प्रशस्ति और बुचकाला अभिलेख। ठीक है, इसके पश्चात ठीक है, कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक था कौन? नागभट्ट द्वितीय, यानी कि इसने अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट किया था? उज्जैनी से कन्नौज शिफ्ट किया था। ठीक है, कन्नौज में भी अपने राजवंश की इसने स्थापना की थी। ठीक ठीक है, इसने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। इसके पिताजी कौन थे? वत्सराज। वत्सराज ने भी धर्मपाल को पराजित किया था और नागभट्ट द्वितीय ने भी धर्मपाल को पराजित किया था। ठीक है, लेकिन ठीक है, साथ में अनर्थ, मालव, किरात, तुरुस्क, वत्स आदि शक्तियों पर अधिपत्य स्थापित किया और इसने अपनी राजधानी उज्जैन से कहाँ शिफ्ट कर दी? कन्नौज शिफ्ट कर दी। यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले विजित होने वाला शासक कौन सा था? जो कन्नौज पर पूर्णतः आधिपत्य स्थापित कर लिया था वो नागभट्ट द्वितीय था। धर्मपाल को परास्त कर उसकी सीमाओं में मुंगेर बिहार तक, कहाँ तक? मुंगेर तक के या बिहार तक के अपने साम्राज्य का विस्तार किया। परंतु इस अवसर पर राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय ने उत्तर भारत पे आक्रमण कर दिया। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष की हम लोग बात करें, चलो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। हर्षवर्धन के समय, आपको याद होगा 6वीं 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के समय कन्नौज उत्तर भारत में प्रमुख राजनीतिक केंद्र हो गया था। इसका प्रमुख रीजन ये था कि कन्नौज में यदि किसी की सत्ता स्थापित है तो कहा जाता था कि वह पूरे भारत में अपना साम्राज्य संचालित कर रहा है, ऐसा कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि कन्नौज से उत्तर भारत में नियंत्रण, पश्चिम में नियंत्रण, पूर्व में नियंत्रण, दक्षिण में नियंत्रण आसानी से स्थापित किया जा सकता था। ठीक है, और ये गंगा यमुना घाटी वाले क्षेत्र में आता था तो उपजाऊ क्षेत्र था। तो यहाँ पे कृषि कैसा होता था? अधिशेष में होता था। जो कृषि फसल का उत्पादन होता था अधिशेष होता था। और साथ में सबसे पहले लोहे की खोज भी यहीं पर हो चुकी थी। तो यहाँ पर ये राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से कैसा था? ये सुदृढ़ क्षेत्र था। कौन सा? कन्नौज वाला क्षेत्र। और सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ से व्यापारिक मार्ग गुजरते थे। ठीक है, कौन सा? रेशम व्यापारिक मार्ग, आपने सुना होगा रेशम मार्ग करके। ठीक है, कनिष्क ने बनवाया था। तो ये सब कहाँ से गुजरता था? कन्नौज से। और इसी समय हर्षवर्धन ने यहाँ पे मोक्ष दायनी सभा जैसे का आयोजन किया। ठीक है, इस कारण कन्नौज का महत्व बढ़ गया था। कब? मध्यकालीन भारत में। अब देखो, अब इसी कन्नौज की प्राप्ति के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। तो सबसे पहले जो पूर्व में यानी कि पश्चिम में यहाँ पे कौन थे? गुर्जर प्रतिहार। पूर्व में कौन थे? पाल। और दक्षिण में कौन से थे? राष्ट्रकूट। तीनों की राजधानी सबसे पहले गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी क्या थी? उज्जैन। ठीक है, राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी? मान्यखेत। और पालों की राजधानी क्या थी? बंगाल। ठीक है, यहाँ पर ठीक, तो इन तीनों ने कहाँ पे? कन्नौज की प्राप्ति के लिए आपस में संघर्ष किया। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। तो इसी, चलो फिर वापस से आते हैं हम लोग नागभट्ट द्वितीय में। आई होप आपको त्रिपक्षीय संघर्ष समझ में आया होगा। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय और गोविंद तृतीय के मध्य, नागभट्ट द्वितीय और गोविंद तृतीय के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में नागभट्ट द्वितीय पराजित हुआ। इस प्रकार मालवा राष्ट्रकूटों के क्या हो गया? अधीन हो गया। ठीक है, किसके अधीन हो गया? राष्ट्रकूटों के। सबसे पहले नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को पराजित किया जो पाल वंश का शासक था। लेकिन जो राष्ट्रकूट, जो नरेश था, गोविंद तृतीय ने कहाँ पे आक्रमण कर दिया? मालवा में आक्रमण कर दिया। और गोविंद गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को पराजित करने के पश्चात मालवा पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इस प्रकार राष्ट्रकूट किसके प्रकार राष्ट्रकूट के अधीन क्या हो गया? मालवा हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं नागभट्ट। ठीक है, अब देखते हैं नागभट्ट की उपाधि कौन कौन सी है।
तो परम भट्टारक, महाराजा धीराज और धर्मेश्वर, इनकी 3 उपाधियां हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया क्या आपका नागभट्ट, है ना। चलो अब आते हैं, अब इसका पुत्र कौन हुआ, इसका पुत्र कौन हुआ, रामभद्र। कौन हुआ इसका पुत्र, रामभद्र। तो इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती, इसको हम शॉर्ट में देखते हैं। ठीक है, रामभद्र नागभट्ट द्वितीय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। नागभट्ट की तुलना में अत्यंत दुर्बल शासक था, यानी कि शक्ति नहीं थी इसके पास। यह भगवान सूर्य का, ठीक है, सूर्य भगवान का परम भक्त था। इसी के समय गौंड राजा देवपाल अपने, कौन, देवपाल अपने खोए हुए साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने में क्या रहा, सफल रहा। और इसने आके किस पे कर आक्रमण कर दिया, रामभद्र पे आक्रमण कर दिया। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है रामभद्र किसके उपासक थे, चंद्र के, शिव के, सोम के, सन ऑफ दीस। तो आपको क्या लगाना है, सूर्य के उपासक थे। ठीक है, क्लियर। चलो अब देखते हैं हम लोग, बहुत महत्वपूर्ण शासक इस वंश के कौन, मिहिर भोज। ठीक है, मिहिर भोज रामभद्र का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। ठीक है, यह शक्तिशाली शासक हुआ जिसने प्रतिहारों की शक्ति को पुनः स्थापित किया। इसकी प्रतिहारों की शक्ति को इसने पुनः स्थापित किया, किसने, मिहिर भोज ने। इसलिए हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब भोज ने, किसने, मिहिर भोज ने कन्नौज को राजधानी बनाकर आरंभ के कुछ वर्षों में मालवा, राजपुताना और मध्य प्रदेश में अपनी शक्ति को क्या किया, मजबूत किया। किसने, मिहिर भोज ने। अब इसकी जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होगी आपको, सबसे पहले वराह लेख कहाँ पे मिलेगा आपको, यूपी में, दौलतपुर अभिलेख, सागरताल अभिलेख, पूर्णा अभिलेख और चतुर्भुज मंदिर लेख से जानकारी मिलती है, किसकी, मिहिर भोज की। ठीक है, क्लियर। और साथ में इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी, ग्वालियर अभिलेख में इसकी उपाधि का नाम क्या मिलता है, आदि वराह मिलता है। सागर प्रशस्ति में इसका उपाधि क्या है, मिहिर भोज। दौलतपुर अभिलेख में उपाधि क्या है, प्रभास। और मुद्राओं में इसे क्या कहा जाता है, आदि वराह कहा जाता है। तो ये इसकी उपाधियां थी, किसकी, मिहिर भोज की। ठीक है, उपाधियों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना शक्तिशाली है शासक रहा होगा। ठीक है, अब इसका देखते हैं साम्राज्य विस्तार। इसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय तक, ठीक है, पश्चिम में समुद्र तट तक के, पूर्व में समुद्र तट तक और दक्षिण में विंध्याचल तक के इसका क्या था, साम्राज्य विस्तार था, किसका, मिहिर भोज का। तो ये आपको याद रखना है। अब इनके द्वारा लड़े गए युद्ध या संघर्ष कौन कौन से, सबसे पहले राष्ट्रकूटों से संघर्ष, क्योंकि त्रिपक्षीय संघर्ष चल ही रहा था। ठीक है, मिहिर भोज और राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और कृष्ण द्वितीय के मध्य संघर्ष हुआ। ठीक है, भोज अमोघ हर्ष से क्या हुआ, पराजित हुआ। मिहिर भीट किससे पराजित हुआ, अमोघ हर्ष से पराजित हुआ। यह संघर्ष चरणों में संपन्न हुआ और गुजरात के राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से ये पराजित हुआ। किससे, गुजरात के जो राष्ट्रकूट शासक थे उससे ये कौन हुआ, पराजित हुआ, कौन, मिहिर भोज। ठीक है, ठीक, तो ये आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, साथ ही, ठीक है, और इनके बारे में जानकारी लिख लीजिए आप। मान्या खेत, ठीक है, मान्या खेत के शासक कृष्ण द्वितीय, कृष्ण द्वितीय को अपने क्षेत्र में जाने पर विवश किया। इसने कृष्ण द्वितीय जो था, कौन सा शासक था ये, राष्ट्रकूट शासक था, इसको अपने क्षेत्र में पुनः लौटने के लिए क्या किया, विवश किया। ठीक है, और फिर इसके पश्चात पाल वंश से संघर्ष, तो इसने धर्मपाल को पराजित किया। देवपाल इस एवं उसके वंशजों को युद्ध में पराजित किया, लेकिन दूसरी लड़ाई में यह देवपाल से पराजित हुआ। और देवपाल कौन सा शासक था, ये पाल राजवंश का शासक था। ठीक है, कलचूरी से संघर्ष, कलचूरी नरेश कोकल ने मिहिर भोज को पराजित किया। तो कलचूरी का जो नरेश था कोकल ने, ठीक है, पहला शासक था कलचूरी का। कलचूरियों की राजधानी क्या थी, त्रिपुरी। 3 शाखाओं में थी कलचूरी, एक थी महिष्मती शाखा, एक थी कौन सी शाखा, त्रिपुरी शाखा, और एक शिवपुरी शाखा। ठीक है, जो त्रिपुरी वाले शासक थे कोकल्य प्रथम ने मिहिर भोज को पराजित किया। और इन्हीं मिहिर भोज के द्वारा ग्वालियर में तेली का मंदिर बनाया गया। इसका मंदिर, तेली का मंदिर। और उत्तर भारत में निर्मित दक्षिण शैली, कौन सी दक्षिण शैली का नाम बताइए, द्रविड़ शैली में निर्मित कौन सा ये मंदिर है, कौन सा, तेली का मंदिर। ये हो गया क्या, हमारे मिहिर
तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं, इनकी उपाधियां याद रखिएगा। ठीक है, बस। और ये किन किन युद्धों में पराजित हुए और किन्हें किन्हें पराजित किया, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट शासक, महेंद्र पाल। ठीक है, मिहिर भोज का पुत्र एवं उसका उत्तराधिकारी था। ठीक है, महेंद्र पाल को अपने राज्य को पूर्वी दिशा में और अधिक बढ़ाया, कहाँ पे, बंगाल से। और इसने साम्राज्य विस्तार किया कहाँ तक के, आसाम तक के। ठीक है, इसकी उपाधि क्या थी, निर्भय राज, निर्भय नरेंद्र, महेंद्र और परमेश्वर। इसके अभिलेख कौन कौन से, काठियावाड़ का अभिलेख, पूर्वी पंजाब में अभिलेख मिले हैं इसके, और झांसी अवध में अभिलेख मिले। का साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, हिमालय। ठीक है, पश्चिम में समुद्र तट, पूर्व में समुद्र तट तक, और विंध्याचल पहाड़ी तक के इसका साम्राज्य विस्तार था। ठीक है, शंकर वर्मा से पश्चिमी या पूर्वी पंजाब दान स्वरूप इसने प्राप्त किया था, किससे, शंकर वर्मा से। और पाल शासक नारायण पाल को इसने युद्ध में पराजित किया था, किसने, महेंद्र पाल ने। ठीक है, अब देखते हैं कि परमार शासक वाकपति मुंज के साथ इसने संबंध स्थापित किए। ठीक है, वाकपति मुंज बहुत सिंधु राज का पुत्र था, कौन, वाकपति मुंज, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और मुंज के पश्चात कौन शासक बनेगा, फिर परमार भोज बनेंगे, तो वो हम परमार वंश में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पुनः आते हैं, इनका दरबारी कवि कौन थे, महेंद्र पाल के दरबारी कवि राजशेखर थे। इनके द्वारा कौन कौन सी रचना की गई, काव्य मीमांसा। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी, प्रचंड पांडव, भुवन कोश, हरविलास, और विदसाल भंजिका। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कौन कौन सी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी, प्रचंड पांडव, भुवन कोश, हरविलास, और विदसल भांजिका। इनके द्वारा निर्माण किए गए मंदिर कौन कौन से, चतुर्भुज मंदिर, कहाँ पर है, ग्वालियर में। और शून्य का उपयोग विश्व में पहली बार कहाँ पर हुआ, इसी चतुर्भुज मंदिर में। चतुर्भुज मंदिर कहाँ पर है, ये ग्वालियर में। किसने बनाया था ये, महेंद्र पाल के द्वारा बनाया गया था। और इसी मंदिर में शून्य का उपयोग पहली बार किया गया, यानी कि सारे संसार में पहली बार शून्य का उपयोग कहाँ पे किया गया था, चतुर्भुज मंदिर में। ठीक है, देवगढ़ एवं ग्वालियर के आसपास शैव शाक्त वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिरों का भी निर्माण कराया था। ठीक है, इनके पुत्र कौन हुए, राजा, ठीक है, राजा भोज द्वितीय हुए। ठीक है, और साथ में इन्होंने बटेश्वर के 7 बहु मंदिरों का भी निर्माण करवाया था, किसने, महेंद्र पाल ने। ठीक है, अब देखते हैं भोज द्वितीय, तो ये महेंद्र पाल का पुत्र एवं उसका उत्तराधिकारी था। बस केवल इतनी जानकारी याद रखना है आपको इसमें। ठीक है, चलो फिर आते हैं नेक्स्ट शासक हमारे महिपाल। ठीक है, महिपाल कौन था ये, तो ये महेंद्र पाल का जो दूसरी वाइफ थी, महेंद्र पाल की दूसरी वाइफ के पुत्र थे ये, कौन, महिपाल। और भोज द्वितीय का कौन सा, सौतेला भाई था ये। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या मिलेगा आपको, विनायक पाल और स्थितिपाल। अब इनके राष्ट्रकूटों से संघर्ष, तो महिपाल के समय राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय ने आक्रमण किया। ठीक है, और आक्रमण कर महेश पाल को क्या किया, पराजित किया, और कन्नौज को लूटा। तो पूछा जा सकता है कि कन्नौज, कन्नौज में युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें महिपाल को पराजित किया था, तो वो राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय ने। ठीक है, और राष्ट्रकूटों ने ही एलोरा के जो गुफाएं हैं उनका निर्माण करवाया था। ये आपको छोटा सा फैक्ट याद रखना है। ठीक है, इंद्र के वापस लौटने के उपरांत महिपाल ने अपने खोए हुए साम्राज्य के बड़े भाग पर पुनः अधिकार स्थापित किया और अपनी स्थिति क्या किया, सुदृढ़ किया। यानी कि तो जैसे ही इंद्र वापस दक्षिण भारत की ओर लौटा, तो उस समय पुनः महिपाल ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और अपने राज्य को सुदृढ़ बनाया। और 1940 ईस्वी के आसपास राष्ट्रकूटों ने पुनः उत्तर भारत पर आक्रमण कर कलिंजर और चित्रकूट के दुर्ग पर अधिकार स्थापित किया। ठीक है, कब, 1940 में। राष्ट्रकूट आक्रमण से प्रतिहारों की प्रतिष्ठा को धक्का लगा, जिससे वह आगे कभी संभल न सका। और महिपाल की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर चंदेल सामंतों ने अपने साम्राज्य को स्वतंत्र घोषित किया और एवं नए साम्राज्य की स्थापना की। कहाँ पे, बुंदेलखंड वाले
क्षेत्र में। तो उसी समय यानी कि गुर्जर प्रतिहारों से टूट करके कौन कौन बने, चंदेल बनेंगे। अभी डिटेल में देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से ऐसे राजपूत वंशों का उदय हुआ। ठीक है, राजशेखर के अनुसार महीपाल ने मुगल, ठीक है, मुगल नर्मदा नदी की जाति थी ये, ठीक है, मेखल अमरकंटक की जाति थी, कलिंग उड़ीसा, कुतुल कुंतुल को अपने राज्य में विलय किया था, ठीक है, महीपाल ने। ठीक है, क्लियर, तो यह आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आते हैं महेंद्र पाल द्वितीय, महीपाल का पुत्र था ये। ठीक है, और प्रतापगढ़ अभिलेख में से देवार देवार्दी कुल की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ये आपको याद रखें। चलो देख लेते हैं हम लोग देवपाल। नेक्स्ट शासक कौन है, देवपाल। सियादोनी अभिलेख के अनुसार स्थितिपाल का पुत्र था। चंदेल शासक यशोवर्मा से पराजित हुआ और यशोवर्मा ने कलिंग और चित्रकूट दुर्ग किससे छीन लिए, प्रतिहारों से छीन लिए। ठीक है, तो ये हो गया कौन, देवपाल। अब देवपाल के पश्चात कौन बनेंगे, शासक विनायक पाल द्वितीय। इनकी जानकारी कहाँ से मिलेगी, खजुराहो से प्राप्त चंदेल, ठीक है, चंदेल धंग के अभिलेख से जानकारी मिलती है इसकी, विनायक पाल की। और यह महेंद्र पाल द्वितीय का कौन था, पुत्र था। ठीक है, चलो नेक्स्ट शासक देख लेते हैं अब, राज्यपाल। ठीक है, बहुत आईएमपी है। ठीक है, इन्होंने कहां पर शासन किया, कान्य कुब्ज। ठीक है, कन्नौज का क्या है, पुराना नाम है क्या, कान्य कुब्ज। ठीक है, महमूद द्वितीय के समय, जो महमूद गजनवी था, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय राज्यपाल शासक था कहाँ का, कन्नौज का। गजनी ने जैसे ही आक्रमण किया तो राज्यपाल कन्नौज छोड़ करके भाग गया। प्रतिहार प्रतिहार राजा जो राज्यपाल था इस कार्रवाई से क्या हुए, अप्रसन्न हुए। तो चंदेल शासक कौन थे, विद्याधर ने उस पर क्या किया, आक्रमण कर दिया। ठीक है, किसके, इनके सामंत कौन थे, कच्छप घातों ने। ठीक है, आक्रमण किया और राज्यपाल को क्या दिया, मृत्यु दंड दिया, क्योंकि वो महमूद गजनवी के आक्रमण को क्या किया था, उस आक्रमण से भयभीत होकर के अपने राज्य साम्राज्य को छोड़ करके कहा, भाग गया था। इसलिए उसे मृत्यु दंड दिया किसने, विद्याधर ने। और विद्याधर कौन था, चंदेल वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। ठीक है, जिसने राजा भोज, गांगे, इन सब लोगों को क्या किया था, पराजित किया था। ठीक है, और महमूद गजनवी को भी संधि के लिए विवश किया था। ठीक है, और राज्यपाल के पश्चात इनका जो पुत्र था त्रिलोचन पाल, कौन, त्रिलोचन पाल, यह अगला शासक बनता है। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है आपको, दुबकुंड अभिलेख, ये बहुत ज्यादा आईएमपी है। दुबकुंड अभिलेख और महोबा अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है, किसकी, त्रिलोचन पाल की। त्रिलोचन पाल के पश्चात अंतिम शासक कौन बनेंगे, यशपाल। ठीक है, कौन, यशपाल। यशपाल कौन है, गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक थे। इसके पश्चात गुर्जर प्रतिहार वंश क्या हो गया, समाप्त हो गया और अंततः प्रतिहार कई भागों में टूट गए। जैसे अनहिलवाड़ा में चालुक्य ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, जेजाक भुक्ति के चंदेल, ठीक है, बुंदेलखंड में कौन, चंदेल वंश का प्रारंभ हुआ। दाहाल में चेदी लोग स्वतंत्र हुए। ठीक है, मालवा में परमार, दक्षिण राजपुताना में गुहिल, शाखंबरी के चौहान और ग्वालियर में कच्छप घातों ने अपने आप को स्वतंत्र स्थापित किया। इसके पश्चात जैसे ही गुर्जर प्रतिहार पराजित हुए, अपने उत्तर भारत की राजनीति में उन्होंने अपना आधिपत्य खो दिया, तो प्रत्येक सामंत इनके जो थे, किनके, गुर्जर प्रतिहार वंशों के जो सामंत थे, उन्होंने अपने आप को सने सने क्या कर लिया, स्वतंत्र घोषित कर लिया और पृथक साम्राज्य की स्थापना या पृथक वंश की स्थापना की। जैसे हम बात करें, मालवा में परमार वंश की स्थापना हुई। ठीक है, बुंदेलखंड में चंदेल वंश की स्थापना हुई। ठीक है, शाखंबरी में चौहान वंशों की स्थापना हुई। ठीक है, अनहिलवाड़ा गुजरात में किसकी, चालुक्य की स्थापना हुई, जो बाद में सोलंकी बन गए। ठीक है, दहाल में चेदी वंश की स्थापना हुई। ठीक, और ग्वालियर में कच्छप घात वंश की स्थापना हुई। इस प्रकार गुर्जर प्रतिहार वंशों का क्या हुआ, पतन प्रारंभ हुआ। ठीक है, क्लियर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो आएगी कलचूरी
राजवंश की आएगी। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा आईएमपी है। यहाँ से 2023 के क्वेश्चन में, 2023 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुका है कि डहाल राज किस क्षेत्र को कहा जाता था और किस कवि के द्वारा कहा गया था, या किसके द्वारा डहाल कहा गया था सबसे पहले। तो इसका आंसर क्या था, अलबरूनी। और एक क्वेश्चन पूछा था, कलचुरी वंश की राजधानी क्या थी, तो त्रिपुरी इसकी राजधानी है। ये क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। और लास्ट ईयर 2019 के 2018 के प्रीलिम्स में पूछा था, गुर्जर प्रतिहार वंशों की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। इसका आंसर क्या था, उज्जैन। ठीक है, क्लियर। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।